वीडियो 23 में उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन प्रयागराज के द्वारा जारी किए गए एडवर्टीजमेंट नंबर 46 के अंतर्गत जो ज्योग्राफी का पेपर हुआ था, उस पेपर में जो ज्योग्राफी के 70 क्वेश्चंस आए थे, उनमें से भी जो शुरुआत के 25 क्वेश्चंस थे, उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। इस वीडियो को आप मेरे चैनल जोग्राफिकल सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट, जिसका नाम है UPHESC एड 46 असिस्टेंट प्रोफेसर में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में इसी पेपर के नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ ओपेक। निम्नलिखित में से ओपेक सदस्यों का कौन सा समूह सही है। देखिए, ओपेक की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसकी स्थापना 1960 में 5 देशों ने मिलकर की थी। यह 5 देश थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 12 है। यह 5 देश तो मैंने आपको बता दिए। इनके अलावा लीबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, कॉन्गो और गैबोन इस संगठन के प्रमुख सदस्य हैं। 12 सदस्यों में से 4 सदस्यों के नाम यहाँ ऑप्शन बी में दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेंडर पोस्टुलेटेड द हार्टलैंड थ्योरी। निम्नलिखित में से किस में मैकेंडर ने हृदय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए, मैकेंडर ने हार्टलैंड थ्योरी या हृदय स्थल सिद्धांत दिया था और यह सिद्धांत उन्होंने अपनी बुक द ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री में दिया। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, द ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ सोशल वेलबींग। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, क्राइम को सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैंडरिन। यह चाइनीज़ भाषा है जो कि विश्व में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रजातियों के वर्गीकरण में त्वचा के रंग को एक मानक माना है। Who among the following considered the color of skin as a criteria for the classification of races? देखिए, कुवियर ने बताया था कि जो काकेशाइड होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, काकेशाइड जो लोग होते हैं वह श्वेत या सफ़ेद रंग के होते हैं और इनको इन्होंने ल्यूकोडर्म कहा, ल्यूकोडर्म। इसी तरीके से इन्होंने कहा कि जो मंगोलाइड होते हैं, मंगोलाइड, यह पीले रंग के होते हैं और इनको इन्होंने कैथोडर्म कहा। इसी तरीके से इन्होंने बताया कि जो नीग्रो होते हैं उनका रंग काला होता है और इनको इन्होंने मेलानोडर्म कहा। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुवियर, ऑप्शन ए। कुवियर ने प्रजातियों के वर्गीकरण में त्वचा के रंग को भी एक मानक माना है। अगला क्वेश्चन है, किसे मिलता है, क्या, कहाँ एवं कैसे यह आधारभूत बिंदु है। Who gets what, where and how is the basic focus of। देखिए, स्मिथ ने कहा था कि जो कल्याणकारी भूगोल या जो वेलफेयर ज्योग्राफी है वह हु गेट्स व्हाट, वेयर एंड हाउ का अध्ययन करती है। कौन, क्या, कहाँ और कैसे प्राप्त करता है।
ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वेलफेयर ज्योग्राफी। और हमेशा याद रखिएगा कि यह जो स्टेटमेंट है, हु गेट्स व्हाट वेयर एंड हाउ, किसे मिलता है क्या, कहाँ एवं कैसे, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कौन, क्या, कहाँ और कैसे प्राप्त करता है, यह स्टेटमेंट स्मिथ ने दिया था। अगले क्वेश्चन में दो लिस्ट दी हुई हैं। लिस्ट 1 में कुछ ट्राइब्स के नाम दिए हुए हैं, वहीं लिस्ट 2 में यह ट्राइब्स जिन एरिया से संबंधित हैं उनके नाम दिए हुए हैं, और दोनों ही लिस्ट का मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। एस्किमो कनाडा में मिलते हैं, जो लेप्स हैं वह स्कैंडिनेविया से संबंधित हैं, जो मसाई जनजाति होती है वह ईस्टर्न अफ्रीका से संबंधित है, और जो पिग्मी हैं वह कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज रिलेटेड विद पैस्टोरलिज्म? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मसाई जनजाति। यह जो मसाई जनजाति है वह अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश में मिलती है। यह पूर्वी अफ्रीका के केन्या और तंजानिया के उत्तरी भागों में पाई जाती है। इस प्रजाति की जो सबसे प्रमुख आर्थिक क्रिया है वह है पशुपालन। इसका कारण यह है कि यह जिस क्षेत्र में निवास करती है वह जो घास का प्रदेश है या वह जो सवाना प्रदेश है, वहाँ की जो घासें होती हैं वह पशुपालन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अपकेरण की सापेक्ष माप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन? देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वह डिस्पर्जन का रिलेटिव मेज़र होता है। बाकी के यह जो मीन डेविएशन है, क्वार्टाइल डेविएशन है या जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, यह डिस्पर्जन के एब्सोल्यूट मेज़र होते हैं। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट इन एरियल एक्सटेंट? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कल्चरल हर्थ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति ने कांस्य संस्कृति का सूत्रपात किया एवं सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित किया? Which of the following race had introduced bronze culture and developed Indus Valley civilization? देखिए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, और यह ब्रॉन्ज एज कांस्य युग से संबंधित सभ्यता है। जो मेडिटेरेनियन लोग थे उन्होंने प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स के साथ मिलकर इस ब्रॉन्ज एज की जो कल्चर थी उसको शुरू किया था। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मेडिटेरेनियन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इग्नियस रॉक्स आर करेक्ट? सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। यहाँ पर इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानों से संबंधित 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। जो स्टेटमेंट सही हैं उनको चूज़ करते हुए हमको सही ऑप्शन का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है, इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा। आग्नेय चट्टानों का निर्माण पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने, जमने एवं रवा बनने की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, इग्नियस रॉक्स डू नॉट हैव स्ट्रेटा लाइक सेडिमेंट्री रॉक्स बट कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आग्नेय चट्टानों में अवसादी चट्टानों की तरह परतें नहीं होती, परंतु पेड़ पौधों एवं जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उनमें प्लांट्स और एनिमल्स के जो फॉसिल्स होते हैं वह नहीं पाए जाते हैं। अगला स्टेटमेंट है, ऑल द इग्नियस रॉक्स ऑफ द अर्थ
were formed in the early geological history, and now the process of formation of igneous rock is stopped. सभी आग्नेय चट्टानें प्रारंभिक भूवैज्ञानिक इतिहास में निर्मित हुईं एवं वर्तमान में आग्नेय चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया बंद हो गई है। यह स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। आज भी जहां कहीं भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहां इग्नियस रॉक्स का निर्माण चल रहा है। इस तरह इस क्वेश्चन में दिए हुए 3 स्टेटमेंट्स में से पहला स्टेटमेंट ही सही है और यदि कोड्स देखे जाएं तो कोड ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, स्थान जहां भूकंपीय घटना का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है कहलाता है। प्लेस वेयर द सिस्मिक इवेंट इज़ फर्स्ट एक्सपीरियंस्ड इज़ कॉल्ड। देखिए 2 पॉइंट होते हैं, मैं उन दोनों को आपको समझा देता हूँ। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर अर्थ की सरफेस है और इस अर्थ की सरफेस के नीचे इस जगह पर एक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इस पॉइंट का नाम लिखा हुआ है हाइपोसेंटर या फोकस। यह वह पॉइंट होता है जहाँ किसी अर्थक्वेक की उत्पत्ति होती है और यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ही जो भूकंपीय तरंगें या जो सिस्मिक वेव्स होती हैं वह उत्पन्न होती हैं। अर्थ की सरफेस पर ठीक इस हाइपोसेंटर के ऊपर एक पॉइंट और स्थित होता है जिसको कि एपी सेंटर या अधिकेंद्र कहा जाता है। इस सेंटर पर यह भूकंपीय तरंगें सबसे पहले अनुभव की जाती हैं। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एपी सेंटर। अगला क्वेश्चन है, मोहरोविकिक असंबद्धता के मध्य स्थित है। द मोहरोविकिक डिसकॉन्टिन्यूटी लाइज इन बिटवीन। देखिए आपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ नाम का जो चैप्टर है उसमें आपने पृथ्वी के अंदर कई सारी असंबद्धताओं या डिसकॉन्टिन्यूटीज़ के बारे में पढ़ा है। डिसकॉन्टिन्यूटीज़ या जो असंबद्धताएं हैं वह एक लेयर या एक बाउंड्री की तरह होती हैं। जब भी इन बाउंड्रीज से कोई सिस्मिक वेव या भूकंपीय तरंग गुजरती है तो उस सिस्मिक वेव की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। हम यह कह सकते हैं कि उस सिस्मिक वेव की जो वेलोसिटी है वह चेंज हो जाती है, उसमें परिवर्तन आ जाते हैं। पृथ्वी के अंदर कई सारी असंबद्धताएं पाई जाती हैं, लेकिन यह जो मोहरोविकिक असंबद्धता है यह लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में स्थित होती है। इसको आप इस डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पर्वत निर्माण के तापीय संकुचन सिद्धांत को प्रस्तावित किया? Who propounded the thermal contraction theory of mountain building? बहुत ही आसान सवाल है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जेफरीज। जेफरीज ने पर्वतों के निर्माण से संबंधित एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था तापीय संकुचन सिद्धांत। अगले क्वेश्चन में 2 लिस्ट दी हुई हैं। लिस्ट 1 में कुछ एजेंट्स दिए हुए हैं जबकि लिस्ट 2 में इन एजेंट्स के द्वारा बनने वाले लैंडफॉर्म्स के नाम दिए हुए हैं। दोनों ही लिस्ट को मिलान करना है और सही ऑप्शन का चयन करना है। देखिए यह जो रिवर वाटर है इसके द्वारा जो लैंडफॉर्म बनता है वह है ऑक्सबो लेक। इसी तरीके से ग्लेशियर के द्वारा ड्रमलिन का निर्माण होता है, ग्राउंड वाटर के द्वारा लैपीज का निर्माण होता है और विंड्स के द्वारा जियोजेन का निर्माण होता है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जब तीव्र दबाव के कारण वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर एवं क्षैतिज अवस्था में आ जाती हैं तो परिणाम स्वरूप बना वलन कहलाता है। When the limbs of a fold become parallel and horizontal due to strong compressive forces, the resultant fold is called। देखिए सबसे पहले तो यह जानिए कि वलन की भुजाएं होती क्या हैं। हम जानते हैं कि इस तरीके का वलन होता है और
वलन की यह दो भुजाएं हैं, एक लेफ़्ट साइड में और एक राइट साइड में। जब कभी भी कंप्रेसिव फोर्सेस लगते हैं तो यह वलन की जो भुजाएं हैं इस तरीके से, अगर आप यहाँ पर इस डायग्राम में देखें, एक दूसरे के पैरेलल होते हुए हॉरिजॉन्टल हो जाती हैं और इस तरीके से जो वलन बनता है, जो फोल्ड बनता है, उसको कहा जाता है रिकम्बेंट फोल्ड या परिवलन। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी क्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिनका संबंध वॉल्केनिक एक्टिविटी से है और जो गलत है हमको उसका चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है, अबाउट 80% वॉल्केनोज आर फाउंड अलोंग द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज या अभिसारी प्लेट सीमाएं होती हैं उसके सहारे 80% ज्वालामुखी क्रियाएं घटित होती हैं। यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी है वह सबसे अधिक भयंकर और विस्फोटक होता है। पीलियन टाइप ऑफ वॉल्केनोज आर द मोस्ट वायलेंट एंड एक्सप्लोजिव। यह स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, स्ट्रोम्बोली ऑफ द मेडिटेरेनियन सी इज अ डोरमेंट वॉल्केनो। भूमध्य सागर में स्थित स्ट्रोम्बोली एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। यह स्टेटमेंट गलत है। यह प्रसुप्त या डोरमेंट वॉल्केनो नहीं है, यह एक एक्टिव वॉल्केनो है और इसको मेडिटेरेनियन का लाइट हाउस भी कहा जाता है। अगला स्टेटमेंट है कि लावा प्लग्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू प्लगिंग ऑफ वॉल्केनिक पाइप्स व्हेन वॉल्केनोज बिकम एक्सटिंक्ट। जब ज्वालामुखी मृत प्राय हो जाता है तो ज्वालामुखी पाइप के जमने से लावा प्लग का निर्माण होता है। यह स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन हमको उस कथन का चयन करना है जो गलत है और गलत कथन है ऑप्शन सी में दिया हुआ। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अपर्दन चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच अबाउट साइकिल ऑफ इरोजन। जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन या अपर्दन का जो भौगोलिक चक्र है वह W.M. डेविस के द्वारा दिया गया था। द साइकिल ऑफ पेडिप्लेनेशन का जो चक्र है वह एल सीकिंग के द्वारा दिया गया था। सवाना साइकिल ऑफ इरोजन या जो सवाना का अपर्दन चक्र है वह M. मोरिसावा के द्वारा नहीं दिया गया था, यह पुग और थॉमस के द्वारा दिया गया था। एपिसोडिक इरोजन थ्योरी, एपिसोडिक अपर्दन चक्र जो है वह S.A. शुम के द्वारा दिया गया था। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सवाना साइकिल ऑफ इरोजन। M. मोरिसावा ने नहीं, यह पुग और थॉमस ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, अपक्षय की वह प्रक्रिया जो खनिजों में जल की वृद्धि से होती है कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग बाय एडिशन ऑफ वाटर टू द मिनरल्स इज नोन एज। बहुत ही आसान सवाल है। यह केमिकल वेदरिंग का एक प्रोसेस होता है और इसको कहा जाता है जल योजन या हाइड्रेशन। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। हाइड्रेशन की प्रक्रिया को इस डायग्राम में यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें क्या होता है कि जो रॉक्स हैं उनमें जो मिनरल्स होते हैं यह पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जब वह पानी को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनका एक्सपेंशन हो जाता है, उनका विस्तार हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जो रॉक्स हैं उनमें स्ट्रेस या तनाव पड़ता है, जिसके कारण जो रॉक होती है वह डिसइंटीग्रेट हो जाती है, वह टूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सागरीय लहरें एवं धाराएं नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा परिवर्तित एवं नष्ट कर दें तो परिणाम स्वरूप अपक्षयित डेल्टा कहलाता है। व्हेन द सी वेव्स एंड ओशन करेंट्स मॉडिफाई एंड destroy deltas deposited by rivers, the resultant eroded delta are known as।
बहुत ही आसान सवाल है। और इस तरीके का डेल्टा जिसको कि समुद्र की लहरें नष्ट कर देती हैं या उसको मॉडिफाई कर देती हैं, इस तरीके के डेल्टा को रुंडित डेल्टा या ट्रंकेटेड डेल्टा कहा जाता है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिक ऊंचाई का मेघ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई एल्टीट्यूड क्लाउड? इन चारों अगर ऑप्शंस को देखा जाए तो जो पक्षाब कपासी या सिरोक्यूमुलस क्लाउड है, यह सबसे अधिक ऊंचाई का मेघ है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संघनन की गुप्त ऊष्मा के मिलने पर ऊपर उठती हुई वायु के तापमान में हुई कमी कहलाती है। द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ एन असेंडिंग एयर ड्यू टू एडिशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन इज कॉल्ड। देखिए, जब भी हवा ऊपर की ओर उठती है तो हवा सैचुरेट हो जाती है, हवा संतृप्त हो जाती है और कंडेंसेशन या संघनन प्रारंभ हो जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है कि जो संघनन की जो गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जो होती है, वह हवा में जाकर मिल जाती है, जिस कारण जो हवा ऊपर की ओर उठ रही थी और उसमें जो तापमान के गिरने की जो दर थी, वह दर अब कम हो जाती है और इस दर को कहा जाता है मॉइस्ट एडियाबैटिक चेंज, आर्द्र रुदोष्म ताप परिवर्तन। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर कोपेन का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है उसके संबंध में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इनमें से कौन सा गलत है वो हमको फाइंड आउट करना है। जैसे जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है BSH और इसका मतलब होता है ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट और मीन एनुअल टेम्परेचर अबव 18 डिग्री सेल्सियस, यह बिल्कुल सही है। और CF का मतलब होता है कि जो प्रेसिपिटेशन है वह पूरे साल होगा और इस प्रकार की जो जलवायु है उसको वेस्टर्न यूरोप टाइप क्लाइमेट, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु कहा जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है AW और आगे लिखा हुआ है मानसून क्लाइमेट, यह गलत है। अगर W की जगह M लिखा होता, यहाँ पर होता AM, तो यह मानसून क्लाइमेट होता। AW का मतलब है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु या उष्णकटिबंधीय आर्द्र तथा शुष्क जलवायु। यहाँ पर जो W लिखा हुआ है तो W का मतलब निकल के आता है कि यहाँ पर जो शीतकाल होगा वह शुष्क होगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है DF और इसका मतलब लिखा हुआ है ह्यूमिड कोल्ड क्लाइमेट, नो ड्राई सीजन, यह बिल्कुल सही है। इस तरीके से जो ऑप्शन सी में क्लाइमेट टाइप दिया हुआ था वह गलत है और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अ लोकल विंड विच ब्लोज इन स्पेन एंड फ्रांस फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज कॉल्ड। स्पेन तथा फ्रांस में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली स्थानीय पवन कहलाती है। बहुत ही आसान सवाल है और इस पवन का नाम होता है मिस्ट्रल। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी क्वेश्चन पेपर के लास्ट 20 क्वेश्चंस के साथ। जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस से।